नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश हित। आपने इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग सेंटर बहुत सुने हो, लेकिन क्या कन्वर्जन कोचिंग सेंटर के बारे में सुना है आपने? आज मैं आपको छांगुर के धर्मांतरण कोचिंग सेंटर के बारे में बताने जा रहा हूं। वहीं हर रोज जलालुद्दीन और छांगुर से जुड़े हुए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि वो धर्मांतरण की साजिश किसके इशारे पर कर रहा था। छांगुर का हुकुम कौन था, इसके बारे में आज मैं देश हित में आपको बताऊंगा आपको कि जबलपुर में किसने और क्यों कार सेवा की चेतावनी जारी कर दी, और बताऊंगा आपको कि आसिफ शोहेल शादाब का कांवड़ शिविर में कौन सा खेल पकड़ा गया। ठीक रात 8:27 पर योगी अगेंस्ट कालनेमी सबसे भीषण एक्शन में आज जरूर देखिए। इसके अलावा देश हित में कई खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात आज देश हित की कवर स्टोरी की करने में जा रहा हूं। कन्वर्जन कोचिंग सेंटर सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जलालुद्दीन और छांगुर एक ऐसा ही कोचिंग सेंटर खोलना चाहता था जहां इंजीनियर या मेडिकल की धर्मांतरण कराने की ट्रेनिंग दी जाती। ये कोचिंग छांगुर की गुप्त गुफा होती। उस तहखाने में बने 20 खुफिया कमरों का इस्तेमाल छांगुर कन्वर्जन की कोचिंग देने के लिए करने वाला था। कोचिंग से निकलने वाले मौलाना अलग अलग जिलों में जाते, वहां पहुंचकर धर्मांतरण करवाते और फिर कोचिंग देते। यानी धीरे धीरे छांगुर और पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में यही धर्मांतरण करवाना चाहता था। खुलासा यह भी हुआ कि छांगुर के कन्वर्जन प्लान में दुबई के कुछ मौलाना भी शामिल थे। छांगुर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। करीब 20 कमरे तहखाने जैसे किए गए थे। वो मौलाना ट्रेनिंग के तौर पर तमाम लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। छांगुर के अड्डे पर धर्मांतरण वाली कोचिंग, कन्वर्जन वाले अड्डे पर 20 सीक्रेट कमरे, दुबई के मौलाना दिया करते थे धर्म परिवर्तन की ट्रेनिंग। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे छांगुर पर ये 3 सबसे बड़े खुलासे। एटीएस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण वाली कोचिंग, 20 सीक्रेट कमरे और दुबई के मौलाना, इन 3 खुलासों के विस्तार में आप जाएंगे तो होश उड़ जाएंगे। ये 3 खुलासे छांगुर की उसी आलीशान कोठी से जुड़े हैं जिसे योगी फोर्स के बुलडोजर जमींदोज कर चुके हैं। अब एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है, इसी कोठी में छांगुर ने धर्मांतरण का कोचिंग सेंटर खोल रखा था। कोठी में जमीन के नीचे गुप्त कमरे बनाए गए थे, जहां आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर छांगुर के गुर्गों को धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जानी थी। छांगुर ने बलरामपुर में 2 आलीशान कोठियों का निर्माण करवाया। इन्हीं कोठियों में 20 गुप्त कमरे तैयार किए गए थे। इन कमरों में धर्मांतरण के ट्रेनिंग सेशन आयोजित होने थे। छांगुर ने इन 20 कमरों में नियमित तकरीर शुरू करने की योजना बनाई थी। सूबे के कई कट्टर मौलानाओं से ट्रेनिंग के लिए छांगुर ने बात की थी। अगर छांगुर के इरादों की भनक एटीएस को ना लगती तो जमींदोज हो चुकी ये इमारत धर्म परिवर्तन कराने का ट्रेनिंग सेंटर बन चुकी होती। एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि छांगुर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने अपने गुर्गों के लिए खास ट्रेनिंग का भी इंतजाम कर लिया था। इसके लिए उसने बलरामपुर में बाकायदा 2 आलीशान कोठियां बनाई थी, जिनके अंदर करीब 20 कमरे तहखाने जैसे किए गए थे। यहाँ पर ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम किया गया था और कई कट्टर मौलानाओं से भी संपर्क किया गया था। छांगुर के धर्मांतरण गैंग का टारगेट गरीब और जरूरतमंद लोग होते थे। पैसे का लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता था। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए छांगुर ने शिजर तैयबा नाम की किताब तैयार की थी, जिसका मकसद इस्लाम को आसान भाषा में समझाकर लोगों को आकर्षित करना था। खुलासा हुआ है, इस काम को आसान बनाने के लिए छांगुर दुबई के मौलानाओं की मदद ले रहा था। छांगुर लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए दुबई से मौलानाओं की पूरी एक टीम बुलाता था। इसके साथ ही वो मौलाना ट्रेनिंग के तौर पर तमाम लोगों का ब्रेन वॉश करते थे।
ब्रेन वॉश करके उनको शरिया कानून के बारे में बताया जाता था। इसके लिए पूरी टीम काम करती थी। इसके साथ ही छांगुर कुछ किताबें छपवाता था जो हिंदू देवी देवताओं के विरोध में होती थी और ये किताबें उन तमाम लोगों को दी जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर की अगली योजना हिंदू देवी देवताओं के प्रति घृणा फैलाने वाली किताबें छापने की थी। इन किताबों के जरिए वो हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर धर्मांतरण को और तेज करने की फिराक में था। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर हिंदू बेटियों को जाल में फंसाने के लिए कलेक्शन सेंटर और बुटीक खोल रहा था। छांगुर ने साजिश के तहत ही ऐसा कारोबार चुना जिसमें सिर्फ महिलाओं की आमद हो। छांगुर ने उतरौला में हुसैनी कलेक्शन सेंटर और बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक सेंटर खोल रखा था। ये दोनों बुटीक सेंटर गरीब हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल होते थे। इन बुटीक सेंटर्स में सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग देकर लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने का झांसा दिया जाता था। जब जरूरतमंद बेटियां और महिलाएं बुटीक सेंटर पर आने लगती थीं, तो धीरे धीरे उन्हें बरगलाकर उनमें इस्लाम के प्रति झुकाव पैदा किया जाता और फिर धोखे से उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता। छांगुर की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के दौरान जी मीडिया के हाथ ऐसे ही बुटीक के फर्जी बिल लगे। ये वो डायरी है, ये वो बिल की कॉपी है जो इनके घर से मिली है। हालांकि इसमें एक फ़ोन नंबर भी दिया गया था। जो फ़ोन नंबर जब हमने जी के कैमरे पे मिला के देखा तो वो फ़ोन नंबर अस्तित्व में नहीं है। ज़रूर ये जो बिल काटे जा रहे थे, जो बिल यहाँ से काटे जा रहे थे लगातार, ये फर्जी बिल थे और इसी वजह से वो जो नंबर है उसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये पूरी मैं लॉक शीट अपने कैमरे पे खोल के दिखाऊंगी। ये बहुत सारे बिल जो हैं आपको आशी बुटीक के नाम से आपको कटे हुए मिल जाएंगे। पिछले 15 साल में छांगुर ने इसी तरह धोखे और फरेब का जाल बिछाकर 3000 से 4000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। उसका नेटवर्क न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित था, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। नेपाल तक छांगुर ने अपनी पैठ बना रखी थी। इस पूरे नेटवर्क को वो विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूत कर रहा था। एटीएस को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर के पास मुस्लिम देशों से पैसा आ रहा था, जिसका पता लगाने के लिए ईडी दिन रात जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने बलरामपुर से सऊदी अरब तक धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा किया। वो रातों रात नहीं बना। इसे बनाने में, धर्मांतरण की फैक्ट्री खोलने में उसे सालों लगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि बलरामपुर में छांगुर कन्वर्जन की कोठी बनाता रहा और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं मिली। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या छांगुर ने सब कुछ मैनेज कर लिया था? सीएम योगी छांगुर के संपर्क में आए किसी भी अधिकारी को अब बख्शने वाले नहीं। मतलब छांगुर की परछाई भी जिस अधिकारी तक पहुंची हो उसका भी नपना तय है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण के धंधे की एक नई गवाही सामने आई है। गाजियाबाद के एक परिवार का आरोप है कि छांगुर और उसके चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब कर दिया। 2019 से लापता इस युवती की बहन ने जो खुलासा किया वो पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला है। इसके पहले जी न्यूज के कैमरे पर आपको छांगुर की शिकार 3 महिलाओं की गवाही हमने आपको दिखाई थी। इन 3 महिलाओं ने छांगुर के गंदे धंधे की पूरी फाइल खोल कर रख दी। पुलिस अधिकारियों ने ना मेरी एफआईआर दर्ज की आज तक और ना ही मेरा मेडिकल करवाया गया। 13 दिसंबर 2024 की रात को मेरा गैंग रेप हुआ, सिगरेटों से जलाया गया, प्लास्टिक कवर से मुझे जलाया गया। आज चेहरा ये देख सकते हाफ इतना कि इन लोगों ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और इन्होंने आज तक कोई मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कुछ मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। सवाल यही खड़ा होता है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री में पिछले 10 सालों से हिंदू बेटियां पिसती रहीं। उनका धर्म बदला गया, उनका शारीरिक शोषण हुआ, उनका अश्लील वीडियो बनाया गया, लेकिन ये सब कुछ होता रहा और बलरामपुर पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं मिली। छांगुर 7 बीघे में आलीशान कोठी खड़ी करता रहा, लेकिन ना तो उतरौला के सीओ को इसकी जानकारी मिली और ना ही बलरामपुर डीएम को।
ये बात हजम होने वाली नहीं है। लिहाजा उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है जो छांगुर के धंधे के दौरान बलरामपुर में ड्यूटी पर तैनात थे। यहाँ वो लिस्ट दिखाते हैं जिन अधिकारियों की बलरामपुर में तैनाती थी। सबसे पहले जिला अधिकारियों की लिस्ट देखिए। कृष्णा करुणेश, श्रीमती श्रुति, डॉक्टर महेंद्र कुमार, अरविंद सिंह, पवन अग्रवाल। जिलाधिकारी के पास सूचना सीओ या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस अधीक्षक के जरिए पहुंचती है, लिहाजा उनकी भी लिस्ट देखिए। मौखिक आदेश पर गनर और कप्तान के घर पे पहुंचना, डीएम के घर पे पहुंचना और उसका सेवा भाव करना, इसका एक कारण ये था कि मोटा रकम सबको देता था और थानाध्यक्ष की तो हिम्मत भी नहीं होती थी क्योंकि वो भी पैसे से रहते थे। तो इसकी जांच 5 साल के भीतर की जो होगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा खुलासा होगा। राजेश कुमार, अनुराग आर्य, देवरंजन वर्मा, हेमंत कुटियाल, केशव कुमार, विकास कुमार। छांगुर का नेटवर्क एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। जिन 3000 वॉलंटियर्स की धर्मांतरण के लिए छांगुर ने भर्ती की, वो भी दिन या महीने भर में नहीं हुई। इसमें लंबा समय लगा होगा। लेकिन उतरौला में उस दौरान सीओ के कानों तक ये बात कैसे नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल है। उतरौला में उस दौरान तैनात सीओ की लिस्ट देखिए। मनोज यादव, राधा रमन सिंह, उदय राज, ज्योति श्री, राघवेंद्र सिंह। अब सवाल यह है कि क्या बलरामपुर में धर्मांतरण फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन नहीं लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और होगी तो कब होगी? हिंदू बेटियों के खिलाफ छांगुर गैंग के जुल्म और सितम के खिलाफ हिंदू संगठन अब विरोध का सुर बुलंद करने लगे हैं। छांगुर गैंग की शिकार महिलाएं अब सामने आकर अपनी आपबीती बयां कर रही हैं और सीएम योगी ये ऐलान कर चुके हैं कि राष्ट्र विरोधियों को वो बख्शेंगे नहीं। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जिले के किसी भी कोने में कानून के खिलाफ उठाए गए हर कदम की इंफॉर्मेशन हासिल करना किसका काम है? जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन का। लेकिन ऐसा लगता है कि छांगुर ने लोकल लेवल पर सब मैनेज कर दिया था। छांगुर के गुर्गे अक्सर हिंदू बेटियों को धमकी देते कि छांगुर का कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि छांगुर ने पैसों के दम पर अपने धंधे के हिसाब से सब मैनेज कर लिया था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के एक नहीं बल्कि कई राज्यों में धर्मांतरण का जाल फैलाने वाला छांगुर क्या इस खेल का असली खिलाड़ी है, या छांगुर सिर्फ मोहरा है और चेहरा किसी और का है असली चेहरा? यह सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस तरह एक सिंडिकेट की तर्ज पर यह पूरा धंधा चला, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अकेले छांगुर के बस की बात नहीं है, बल्कि वो किसी और के इशारे पर चलने वाला खिलाड़ी है। असली हुक्म छांगुर नहीं बल्कि कोई और। छांगुर को कहां से मिलता था फरमान? किसकी शह पर चल रही थी धर्मांतरण की दुकान? क्या छांगुर है मोहरा, पीछे किसी और का चेहरा? दूसरों को अपने इशारे पर नचाने वाला छांगुर खुद किसी और के फरमानों का गुलाम था। धर्मांतरण के लिए एक पूरी फौज खड़ी कर देने वाला छांगुर खुद किसी और का सिपह सालार था। के धर्मांतरण लोग का कच्चा चिट्ठा खोल रही एटीएस अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि आखिर कौन है छांगुर का हुक्म? छांगुर की धर्म परिवर्तन वाली कॉर्पोरेट स्टाइल हिंदुओं को मुसलमान बनाने का संगठित तंत्र, एक ऐसा तंत्र जो किसी कंपनी की तरह व्यवस्थित तरीके से चल रहा था, जिसकी अनेक परतें, जिसमें हिंदुओं को फंसाने, बरगलाने के लिए युवक युवतियों की पूरी फौज एक्टिव है। इतना तो तय है कि यह सब छांगुर के अकेले के दिमाग की उपज नहीं हो सकता। सवाल यह है कि क्या छांगुर को मोहरा बनाकर भारत के इस्लामीकरण की साजिश कोई और रच रहा था?
छांगुर की आड़ में भारत में शरिया लागू करने का प्लान क्या किसी और ने रचा है? छांगुर मोहरा है तो धर्मांतरण वाले इस खेल का असली मास्टरमाइंड आखिर कौन और कहां छिपा है? हम ये सवाल यूं ही नहीं उठा रहे, इसकी पुख्ता वजह है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ये सब किसी और के आदेश पर करता था। छांगुर फोन पर मिले आदेशों का गुलाम था। छांगुर के कीपैड वाले फोन पर कोई गुमनाम शख्स लगातार फोन करता था। फोन पर बातचीत में छांगुर सिर्फ हुक्म और तामील जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल किया करता था। छांगुर बाबा मामले में यूपी एटीएस को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ में लगी है। यूपी एटीएस को ये पता चला है कि छांगुर बाबा को विदेश से उसका आका फोन पर सभी तरह के निर्देश देता था और उन हुक्मों की तामील छांगुर बाबा तुरंत ही करता था। ऐसे में किसी को उसके आका के बारे में पता ना चले, इसके लिए छांगुर बाबा ने बकायदा कीपैड वाला फोन यूज किया था। इसे खुलासे के बाद ये माना जा रहा है कि छांगुर किसी और से ऑर्डर लेकर धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। छांगुर ने 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी नाता जुड़ रहा है। छांगुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे इस देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी ISI एजेंटों के साथ था। छांगुर उर्फ जिंदा पीर उर्फ जलालुद्दीन को जिन्होंने कपड़े, अंगूठी, नग या माला बेचते देखा होगा, उन्होंने सपने में भी उसके ऐसे रूप की कल्पना नहीं की होगी। जो ये बोला गया है धर्म परिवर्तन करवाते थे ये लोग, तो ये देखिए धर्म के साथ तो खेलना नहीं चाहिए किसी के। ये तो धर्म के साथ खेल नहीं है तो बिल्कुल गलत है। ये मानसिकता जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ऐसी मानसिकताओं पर सरकार जो और भी लोग हैं ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए। इनका ना किसी ज़ात, मज़हब और दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। ये अपने फ़ायदे के लिए, देखिए कितनी फंडिंग उसने जमा कर ली। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपने समाज में भी कोई महत्व ना हो, वो 500 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर ले, विदेश में भी उसका नेटवर्क हो जाए, हिंदू लड़कियों और महिलाओं को मुसलमान बनाता रहे और उसके खिलाफ शिकायत करने वालों की ही शामत आ जाए। ये इस बात का प्रमाण है कि छांगुर का हुक्म कोई और है जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मजारों का विरोध करने आज छात्राएं सड़कों पर उतरी। कॉलेज परिसर में धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के कार्यकर्ताओं के साथ छात्राओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इन छात्राओं का कहना यह कि जिस कॉलेज में सिर्फ लड़कियों की एंट्री होती है, वहां मजार पर मुस्लिम मर्द कैसे पहुंचे। माहौल ऐसा है कि लड़कियां खौफ में है वहां, और छात्राओं की मांग ये कि 3 मजारों को कॉलेज से चलता किया जाए, उनको बाहर किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या भजन फोर्स मजारों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेगी? ज्ञान गुण मजार नंबर 1, मजार नंबर 2, मजार नंबर 3। राजस्थान की राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज में यह मजार कहां से आए? धरोहर बचाओ संरक्षण समिति ने इसे अतिक्रमण की साजिश करार दिया है। अब धरोहर बचाओ संघर्ष समिति को कॉलेज की छात्राओं का साथ भी मिल गया है। सवाल यह है कि जिस कॉलेज में सिर्फ लड़कियों की एंट्री है, वहां पर मुस्लिम मर्द नमाज पढ़ने किस हक से जा सकते हैं? आज मजार बनी है, कल को अजान भी होगी। अभी भी लोग आ रहे हैं। जिस कॉलेज के अंदर पुरुष तक नहीं आ सकते, उसके अंदर अजान पढ़ने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का महारानी कॉलेज 80 साल पुराना है, जहां 6000 से ज्यादा सीटों पर गर्ल्स का एडमिशन होता है। कॉलेज कैंपस में 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिनमें करीब 500 छात्राएं रहती हैं। दावे के मुताबिक जब कॉलेज कैंपस बना था तब यहाँ कोई मजार नहीं थी। डर ये है कि अब मजार के बहाने मजहबी मकसद पूरा किया जाएगा, हिंदू बेटियों को 56 टुकड़ों में काटा जाएगा। देखो, लैंड जिहाद की आड़ में लव जिहाद होगा, कल को 56 टुकड़ों में काटा जाएगा। हमें ये डर सता रहा है। हमारी दिक्कत ये है कि कल को हमें काटा जाएगा, क्योंकि मजारों की हिस्ट्री रही है कब्जा करने की, और मजारों की आड़ में हिस्ट्री रही है लव जिहाद होने की।
इन्हीं मुद्दों को लेकर धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के लोग महारानी कॉलेज के बाहर जमा हो गए और मज़ारों को ध्वस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आने वाले समय में यदि सरकार ने इस मांग को नहीं माना तो ईंट से ईंट भी बच सकती है। देखिए, बड़े आंदोलन की चेतावनी। प्रदर्शन में शामिल लोगों का दावा है कि कॉलेज कैंपस में बने 3 मजार 6 या 7 महीने से ज्यादा पुराने नहीं हैं। 6-7 महीने हुए सर। अगर आप अभी जाकर देखोगे ना, आपको भी पता चल जाएगी कि उसकी एज क्या है। वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, आपको साफ नजर आ जाएगा। जयपुर की महिला कॉलेज में 3 मजार कहां से आए? जयपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों के मन में आज ये बड़ा सवाल है। जय श्री राम और हनुमान चालीसा पाठ के साथ मजारों को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोग उजाग, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। एक तरफ है इन बेटियों के मन में बैठा डर और दूसरी तरफ है कॉलेज प्रशासन। लाख टके का सवाल है, अब आगे इनका क्या होगा? क्योंकि बेटियों ने मजार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। बीते दिनों महारानी कॉलेज के बाहर गर्ल्स के साथ अभद्रता की शिकायत भी सामने आई थी, जिसके बाद अशोकनगर थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। शिक्षा का मंदिर पढ़ाई के लिए होता है, न कि धार्मिक गतिविधियों के लिए। उसके लिए हर धर्म के छात्रों को मंदिर मस्जिद जाने की इजाजत है। लेकिन कॉलेज कैंपस के भीतर मजार का निर्माण किसने कराया और क्यों? इसकी जांच अब भजन फोर्स करेगी या फिर बुलडोजर चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू संगठनों को कार सेवा की चेतावनी देने के लिए मजबूर किया। इस चेतावनी के केंद्र में भी एक मस्जिद है। दावा यह कि मस्जिद एक मंदिर की जमीन पर है, अवैध तरीके से बनाई गई। मामला जांच के दायरे में है, लेकिन जबलपुर के कलेक्टर की ओर से की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हिंदू संगठनों के दावे को खारिज किया और इसी के बाद संगठन भड़के और कार सेवा की चेतावनी। हिंदू संगठनों की भीड़ बेहद गुस्से में है। जबलपुर कलेक्टर की सांकेतिक अर्थी निकाली जा रही है। गधे पर पोस्टर लगाकर उनका जुलूस निकाला जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। मौके पर मौजूद पुलिस बल आक्रोशित भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस वालों की झड़प भी होती है। उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये तस्वीरें बीते सोमवार की हैं। गुस्से और आक्रोश की वजह है मड़ई मस्जिद। आरोप है कि ये मस्जिद अवैध तौर पर एक मंदिर की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। मस्जिद हटाने के लिए हिंदू संगठन अयोध्या की तरह कार सेवा वाली चेतावनी दे रहे हैं। जैसे यूपी के अयोध्या में कार सेवा हुई, वैसी अब एमपी में भी कार सेवा की तैयारी है। उसकी वजह है मध्य प्रदेश के जबलपुर के मड़ई की ये मॉस्क। साल 2021-22 में नायब तहसीलदार और एसडीएम कहते हैं कि ये मस्जिद गलत जमीन पर बनी हुई है, लेकिन बाद में विगत 2 से 3 दिन पहले कलेक्टर जबलपुर उस फैसले को पलट देते हैं और हिंदू संगठन बवाल करने लगते हैं। अब हिंदू संगठनों ने कहा है कि जैसे कार सेवा अयोध्या में हुई और बाबरी को तोड़ दिया, वैसे ही हमें एमपी के जबलपुर में भी कार सेवा करनी पड़ेगी। मड़ई मस्जिद को लेकर विवाद नया नहीं है, लंबे वक्त से चला आ रहा है। 2024 में भी बड़ा हंगामा हो चुका है। सोमवार को जबलपुर के कलेक्टर की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के चलते ये विवाद एक बार फिर गर्मा गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मड़ई मस्जिद गायत्री मंदिर की खसरा नंबर 169 की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है। जो जमीन मस्जिद के लिए दी गई है वो खसरा नंबर 165 है और वर्तमान में बनी मस्जिद से 40 मीटर दूर है। जबकि कलेक्टर के हवाले से सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि मौके पर कभी मंदिर निर्मित होने या मंदिर की भूमि पर मस्जिद निर्मित होने जैसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन तब तक ये पोस्ट हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में प्रदर्शन और भी उग्र हो गया। दरअसल मंदिर और मस्जिद की जमीन के विवाद के इस मामले की जांच कलेक्टर ऑफिस से चल रही थी। इसी बीच जांच का निष्कर्ष सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया।
जिस पर बवाल मच गया। कलेक्टर ने ये कहते हुए ठीकरा एसडीएम पर फोड़ दिया कि ये पोस्ट उनकी जानकारी के बिना शेयर की गई और एसडीएम को हटा दिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा शांत हुआ। हिंदू संगठनों का गुस्सा फिलहाल तो शांत है, लेकिन मस्जिद प्रबंधन कह रहा है कि कलेक्टर ने दबाव में आकर अपनी पोस्ट डिलीट की है। सच को दबाया जा रहा है। उनके पास यदि कोई दस्तावेज है कि उनके स्वामित्व की भूमि है, स्वामित्व का प्रमाण है, तो वो प्रस्तुत करे। सिर्फ एक त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर यह कह देना कि ये हिंदू पक्ष की भूमि है, ये तो गलत है, असंवैधानिक है। जाहिर है ये मामला न केवल धार्मिक बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें विवादित स्थल की निगरानी कर रही हैं। जिला प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, जबलपुर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 105 साल पुरानी मजार पर योगी का बुलडोजर चला। आज सुबह ताबड़तोड़ तरीके से कई बुलडोजर आए और अवैध मजार को समतल कर दिया। शिकायत करने वाले पूर्व विधायक इस कार्रवाई के लिए योगी को थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन इस एक एक्शन से स्थानीय मुसलमान और समाजवादी पार्टी दोनों भड़के हुए। फागू साहब बाबा की मजार को आज सुबह जमींदोज कर दिया गया। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता फागू साहब बाबा की मजार को जाता था। यहाँ पे पुलिस का जबरदस्त पहरा है। आज सुबह में बुलडोजर लगा करके बाबा की मजार को वो गिरा दिया गया। प्रशासन जो है गए ताला मार दिए और ताला मारे के करीब 20-22 दिन के बाद आज रात में वो तोड़ दी। हम लोगों को पता भी नहीं है, ना हम लोगों को कोई खबर हुआ। रात ही में वो बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया। सुबह हम लोगों को 7 बजे इस चीज़ की पता चली। आज़ादी के 1952-50 में जब जेडे बना, उसके पहले का कोई स्ट्रक्चर किसी भी ज़मीन पे हो, चाहे पश्चिम पे हो, चाहे टकनाली पे हो, चाहे रोड पे हो या किसी जमींदार के ज़मीन पर हो, उसको हटाया नहीं जा सकता। पश्चिम की ज़मीन पर मजार के नाम पर पैसा दिया। ये सपा का यही दोहरा चरित्र रहा है, जो हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते रहे, लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। सरकार की तरफ से आजकल इस तरह की कार्रवाई सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए की जा रही है, जिससे कि सामाजिक सद्भाव न रहे। ऐसा सामान्य स्थिति नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नॉर्मल है, स्थिति सामान्य। योगी मॉडल की गूंज गुजरात में खूब सुनी जाती है। जैसे योगी का बुलडोजर एक्शन लेता है, वैसे ही दादा का बुलडोजर भी दौड़ता है। द्वारका में आपने इसका जोरदार ट्रेलर देखा था, लेकिन इस बार अहमदाबाद में दादा फोर्स का दौरा चला, वो भी सलीम खान की साजिश पर, जिसने सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। कोई बिस्तर समेट रहा है तो कोई कपड़े ले जा रहा है, किसी को अपनी अलमारी बचानी है तो कोई तारों का बंडल बना रहा है। मलबा बनती इमारत में रहने वाले इन लोगों की इस हालत का जिम्मेदार है सलीम जुमा खान, जिसने अवैध निर्माण कर लोगों को बेघर करने की पटकथा लिखी थी। अब खान के अवैध अड्डे को दादा के हथौड़ा एक्शन का डबल डोज मिला है। लगातार दूसरे दिन अहमदाबाद के जमालपुर में नगर निगम की कार्रवाई हो रही है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में देखिए कैसे हथौड़े चल रहे हैं। सलीम खान की खड़ी की गई ये 9 मंजिला अवैध इमारत को हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है। इस अवैध बिल्डिंग में सलीम खान ने 87 फ्लैट्स बनाकर बेच दिए थे। 2019-20 में कोविड के दौरान स्कूल की जमीन पर सलीम ने यह अवैध निर्माण किया था। अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से 7 जुलाई 2025 तक हुए वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में सीआईएसएफ के जवानों ने
बड़ी कामयाबी हासिल की। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सीआईएसएफ की टीम ने कुल 66 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 29 गोल्ड, 19 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज शामिल। सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में आए, जहां भारतीय जाबाजों ने 38 पदक हासिल किए। इसके बाद स्विमिंग में 11, रेसलिंग में 5, जूडो में 5, बॉक्सिंग में 2 और ताइक्वांडो में 2 मेडल जीते गए। हर खेल में जवानों ने अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन किया। आपको बताया कि वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में हमारे टैली सीआईएसएफ का बहुत अच्छा रहा है इस बार, और रिज़ल्ट ये रहा है कि कंबाइंड जो टैली है कंट्री की उसमें इजाफा हुआ है। और जहाँ तक सीआईएसएफ का सवाल है, मैं आपको बता सकता हूँ कि सीआईएसएफ की जो स्पोर्ट्स टीम है, जो पार्टिसिपेट इस बार गए थे, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काम किया। और उनका जो बैकग्राउंड में जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के ऊपर जो मशक्क़त हम लोगों ने हेडक्वार्टर हमारे डीजी साहब के खास कर मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, जिस दिन से उन्होंने इस फोर्स की कमान संभाली है, प्रायोरिटी रहा है स्पोर्ट्स को, इसको नंबर 1 पे लाना है। और अब बात सनातन के खिलाफ हो रही कालनेमी वाली साजिश के खुलासे। त्रेतायुग में कालनेमी नाम के राक्षस ने संत का भेष बनाकर संजीवनी बूटी लेने जाने वाले हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। कुछ ऐसे ही कलयुग में भी कालनेमी है, जो भगवा की आड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान साजिश कर रहे हैं। लेकिन योगी हो या धामी, कालनेमियों पर करारा प्रहार कर रहे हैं। कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये शायद कई मकान, दुकान, बाजार, धर्मशाला या कांवड़ यात्रा में आपको नजर आए। आपकी जेब से मोबाइल, पर्स या पैसा गायब हुआ हो तो उसमें ऐसे ही चोर कालनेमियों का खेल होगा, जो अब उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ के शिकंजे में हैं। इन्हीं कालनेमी पर योगी ने सबसे बड़ा एक्शन किया। कहां से और क्यों इन 5 गिरफ्तार किया गया, ये बताएं उसके पहले समझिए कि इन्हें कालनेमी क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि इन आरोपियों के नाम है आसिफ, सोहेल, शादाब, आसिफ और आबिद। ये सारे यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में हैं, क्योंकि कांवड़ शिविर में चोरी करने के आरोप में इन पर एक्शन हुआ। ये आरोपी मौका देखकर सोते हुए कांवड़ियों के मोबाइल, पर्स और पैसे चुराते थे, पहचान बदलकर वारदात को अंजाम देते थे और इस गिरोह के 5 आरोपी पकड़े गए। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो ये इनके पोजीशन से कुछ मोबाइल और कुछ पर्स वगैरह बरामद किए गए। ये बेसिकली चोर हैं और इनके आपराधिक इतिहास है 2022 से, 20 से, 19 से और 21 से कई इनके चोरी के मुकदमे, सभी चोरी के मुकदमे ही दर्ज हैं इनके खिलाफ। और इस प्रकार से ये 5 लोगों के आपराधिक इतिहास है। कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे ही सक्रिय कालनेमियों पर एक्शन हो रहा है। ऐसे कालनेमी सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं, बल्कि रुड़की में किसान ढाबे का मालिक मुसलमान निकला। हरिद्वार में भगवा पहनकर कई मुस्लिम एक्टिव। ऐसे में योगी फोर्स की तरह धामी फोर्स भी ऑपरेशन कालनेमी के तहत डायरेक्ट एक्शन ले रही है। पिरान कलियर में मौजूद हूं और यहां पर भी तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं तो पुलिस लगातार इस इलाके में भी जो लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। भगवे रंग का जो इनके पास गमछा भी अगर आप देखें तो वो इनके बैग में है और थैला भी उसी रंग का है। लिहाजा यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से तस्दीक कर लेना चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारी संख्या में यहाँ पर लोग पकड़े गए हैं और ये वो लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे धर्म के थे। ऐसे ही उत्तराखंड पुलिस ने एक और शख्स को पकड़ा। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी एक शख्स को पुलिस ने रोका है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रण सिंह है जी। जी रण सिंह है। कहाँ के रहने वाले? अम्बाला जी। अम्बाला के। तो क्या इनका डॉक्यूमेंट आप लोग ने वेरीफाई किया सर? क्या इसकी आधार कार्ड आईडी मिली है। अब इसमें रण सिंह इसने नाम बताया है और जो इसका लोकल थाना वहाँ से पता करेंगे, भी थाने ले जाके इससे पूछताछ करेंगे। लोग क्या गलत नाम भी बता रहे हैं? गलत नाम भी बता रहे हैं, आईडी भी गलत दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, महाकाल के नाम की टी शर्ट पहनी, गले में तुलसी जी की माला है, लेकिन नाम है जैद, यानी मुसलमान। क्या नाम है भी आपका? जैद है सर। तो जैद नाम है आपका। यहाँ कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर का हूँ। सहारनपुर। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से सर जी मैं नहाने आया था। तो
नहाने आए थे तो आपने कपड़े ये पहने हुए, गले में माला है, ये तुलसी की माला है, आपने ये टी शर्ट भी वैसी पहनी हुई, जय महाकाल, ऐसा क्यों? ये तो भोले ने दिया मेरे। भोले ने दिया? तो आपके कपड़े कहाँ गए? मेरे से बनियान मैला हो रहा था सर जी। हरिद्वार के रुड़की में हाईवे पर स्थित ढाबे वाले कालनेमी के खिलाफ कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि किसान ढाबे का मालिक नावेद निकला, जबकि कांवड़िए किसान ढाबे का नाम देखकर उस पर खाने पीने के लिए रुके थे। देखेंगे तो ये किसान ढाबा, ऊपर लिखा हुआ है प्योर वेज, और ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे बना हुआ है। यहाँ पे तमाम कांवड़िए भी बैठे हुए हैं। लेकिन कल जो वीडियो आया, उस वीडियो के आधार पे ये बात कही गई कि यहाँ के जो संचालक हैं वो कोई और है। भाई साहब एक बार 2 मिनट रुक जाइए, बताइए बात क्या हुई, क्या थी बात? तो ये संचालक यहाँ के हैं। देखिए, बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, सीधे तौर पे मना कर दिया गया। हंगामे के बाद नावेद ने नाम लिख दिया, लेकिन कालनेमी बनकर क्या नावेद अब तक कांवड़ियों को धोखा दे रहा था? और इसलिए कांवड़ रूट पर यूपी से उत्तराखंड तक ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, ताकि शिव भक्तों से साजिश कामयाब ना हो। ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तो हरिद्वार से काशी की दूरी करीब 850 किलोमीटर है और काशी से उज्जैन की दूरी 950 किलोमीटर। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी इतना हिट हो रहा है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर इन धर्म नगरियों में भी अब इसे लागू करने की डिमांड आ रही है। लेकिन जहां से साल ये पहले शुरू हुई, उस हरिद्वार में कितने कालनेमियों पर एक्शन हुआ, ये रिपोर्ट में जरा देखिए। इतना जान लीजिए कि उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 300 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई। भगवा की आड़ में कांवड़ रोड पर कट्टरपंथी प्रेम से प्यार से बात करके देखते, नए माने तो उनके पास अन्य साधन भी होते मनवाने के लिए। सबका सम्मान है, लेकिन सबके ऊपर नजर भी रखना जरूरी है। धर्म नगरी मांगे कालनेमियों से मुक्ति। एक कालनेमी की तरह वो वस्तुतः हमारी परंपरा को अंतः से आस्था नहीं उनकी। सबको संगठित होकर के आगे बढ़ना चाहिए, उनके नकाबों को उतारना चाहिए। वाराणसी टू उज्जैन ऑपरेशन कालनेमी की डिमांड। हमारे धर्म को बदनाम करते हैं तो ये बहुत खराब है। लेकिन अभी जो कालनेमी ऑपरेशन चल रहा है, इससे हम लोग भी बहुत खुश हैं कि इनके लिए सख्त एक सजा निर्धारित की जाए और तुरंत ही इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हम चाहते हैं। सावन का महीना चल रहा है, महादेव की नगरियों में बम बम की गूंज है। श्रद्धालुओं के बीच कुछ चेहरे हैं जो सनातन का चोला ओढ़कर शिव भक्तों से छल कर रहे हैं, मगर उन पर एक्शन का ट्रेलर कांवड़ियों के जल भरने वाली पवित्र धार्मिक नगरी हरिद्वार में दिख रहा है। कल शाम को 4 से 5 और पकड़े गए, तो तकरीबन 55-56 ऐसे लोग हैं जो अब तक पकड़े जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। उनमें से 6 से 7 लोग जो थे वो अलग धर्म के थे। योगी मॉडल को इस बार धामी फोर्स ने अपनाया, तो उसकी डिमांड अब भोले के भक्त दूसरी जगह भी करने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इन 2 धार्मिक नगरियों में है, क्योंकि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दरबार है, तो उज्जैन में बाबा महाकाल विराजमान है। दोनों ही जगह शिव भक्तों और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में सबसे पहले काशी के लोगों को सुनिए, वो क्यों अपने यहाँ भगवा पहने कालनेमियों से मुक्ति चाहते हैं। इनको प्यार समझा जाए, समझे तो ठीक है। साधु के पास क्या होता है, साधु एक बार तो प्रेम से प्यार से बात करके देखते, नहीं माने तो उनके पास अन्य साधन भी होते मनवाने के लिए। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए छद्मवेश धारण करते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उनको शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा सबको संगठित होकर के आगे बढ़ना चाहिए, उनके नकाबों को उतारना चाहिए, उनको भगाना चाहिए देश से। महाकाल की नगरी से उठी आवाज सुनाए, उससे पहले उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के आंकड़ों पर नजर डालिए। धामी फोर्स ने अब तक 1249 लोगों का सत्यापन किया, जिसमें से 182 चालान काटे गए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें देहरादून से पकड़ा गया एक आरोपी बांग्लादेशी नागरिक निकला है, तो चाकू रखने वाला एक आरोपी आर्म्स एक्ट में ऊधम सिंह नगर से अरेस्ट हुआ है। कालनेमी जो ऑपरेशन है वो अभी हमारा चलता रहेगा और उसको हम विधिवत रूप से चलाने वाले हैं
और जितने भी प्रकार के छद्म वेशधारियों के अतिरिक्त जो भी लोग समाज को हानि पहुंचा सकते हैं, प्रदेश को हानि पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं घुसपैठिए के रूप में भी आए हैं, रोहिंग्या के रूप में आए हैं, अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं, वो सब काल नेमी की ऑपरेशन के अंतर्गत ही आएंगे। और जो छद्म वेशधारी हैं उनका ये अभियान अभी हमारा चलेगा। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ऐसे में साल भर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहीं पर कुंभ यानी सिंहस्थ का मेला लगेगा। ऐसे में संत लोग ऑपरेशन काल नेमी जैसी पहल का स्वागत कर रहे हैं। इस ऑपरेशन से फर्जी बाबा जो है वो पकड़े जाएंगे और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा और ये जो गलत बाबा गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये पकड़े जाएंगे। उज्जैन टू काशी, संत हो या अविनाशी, भगवान शंकर के भक्त सब चाहते हैं कि धर्म वाला धोखा न हो। इसलिए धर्म नगरियों को काल नेमियों से मुक्त करने की कवायद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बरेली के एक मास्टर जी रजनीश गंगवार का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में मास्टर जी स्कूल के असेंबली में कविता पाठ कर रहे हैं और इस कविता के जरिए मास्टर जी बच्चों को बता रहे हैं कि कांवड़ लेने मत जाना। और इसकी वजह मास्टर जी बता रहे हैं कि कांवड़ ले जाने से कोई डीएम एसपी नहीं बनता, तुम ज्ञान का दीप जलाओ। मास्टर जी ने कांवड़ विरोध की शिक्षा उस वक्त बच्चों को दी जब सावन का महीना चल रहा। भोले के भक्त करोड़ों की तादाद में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। विरोध होना ही था और अब हो भी रहा है। कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। ये कविता सुनाने वाले टीचर रजनीश गंगवार पर एफआईआर हो गई है। महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बरेली के टीचर रजनीश गंगवार ने कांवड़ लेने मत जाना कविता पूरी की। पंक्तियां जरा सुनिए। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मास्टर जी रजनीश गंगवार की कविता उस सनातन के विरोध में खड़ी है जिसकी लीक पकड़ लाखों बच्चे वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, सुभाष चंद्र बोस बने, शुभांशु शुक्ला बने। तो बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं शिक्षक रजनीश गंगवार? सनातन धर्म की पहली कक्षा की पुस्तक अगर रजनीश गंगवार ने ठीक से बाची होती, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, जीने का तरीका है, सलीका है। कांवड़ सिर्फ यात्रा नहीं, महादेव की अनूठी अनोखी भक्ति है जो बताती है कि खुद को कष्ट देने वाले दूसरों को कष्ट से मुक्त करने की सीख पाते हैं। रजनीश गंगवार चूक गए और इसी चूक हुई शिक्षा का मटमैला प्रकाश महात्मा गांधी इंटर मेमोरियल कॉलेज बरेली के प्रांगण में खड़े होकर बांट रहे हैं। कांवड़ लेने मत जाना तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। हर हर महादेव। एक तो सावन का महीना, ऊपर से कांवड़ यात्रा में गूंजता सूबा और इस बीच सीधी चोट सनातन के स्वभाव पर। कोई क्यों बर्दाश्त करे? सोशल मीडिया पोस्ट रजनीश गंगवार की दूषित कविता से कांपने लगे। हिंदू संगठन रजनीश गंगवार के खिलाफ आक्रोशित हो गए, कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है
प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में कुल 1808 बच्चे हैं। रजनीश गंगवार स्कूल में 10 वर्षों से टीचर हैं, लेकिन सनातन विरोध का परचम पहली बार ऐसा फहराया है कि अब करियर और ज्ञान दोनों दांव पर लगे हैं। उन्होंने ये तो गलती किया, पहले इस तरह की लाइन नहीं कहनी चाहिए जिससे कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचे, तो ठीक नहीं है। मानते हैं उन्होंने गलत किया। हाँ, मतलब ये लाइन नहीं कहनी चाहिए थी। इसके अलावा बाकी और जो गीत है उसमें वो सब समझाने की बात है। हिंदुस्तान के रक्षा सेक्टर से आज जो 2 नई खबर आई, उसे देख पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींदें उड़नी तय हैं। आज हिंदुस्तान ने 2 हथियारों को टेस्ट किया। पहला, भारत ने ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और दूसरा है मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम का सिंबल ड्रोन। आईआईटी जम्मू ने एक ऐसा ड्रोन विकसित किया जिसका जवाब पाकिस्तान और चीन दोनों के पास है। भारत ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। जम्मू में तैयार हुआ पहला ऑडियो वीडियो बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, लिहाजा चीन का चौंकना लाजिमी है। पाकिस्तान का परेशान होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान और चीन, यही वो 2 दुश्मन हैं जिन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में तरक्की पर तरक्की कर रहा है। ब्रह्मोस से भी ज्यादा मारक क्षमता, अग्नि से भी तेज, आकाश से भी ज्यादा घातक। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है, जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता अब तक के सभी भारतीय मिसाइल सिस्टम से कहीं ज्यादा है। इसे एक्सटेंडेड ट्रेंजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDH-CM नाम दिया गया है। भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 8 की रफ्तार यानी ध्वनि की गति से 8 गुना तेज उड़ान भर सकती है। 1500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेज सकती है। इसकी खासियत यह है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे इसे रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल उड़ान के दौरान ही अपनी दिशा बदलने में भी सक्षम है। इसे जमीन, समंदर और हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया है। प्रोजेक्ट विष्णु भारत की सबसे महत्वाकांक्षी हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजना है। देसी तकनीक का अब दूसरा कमाल देखिए। आईआईटी जम्मू ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जो कई नए फीचर्स से लैस है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत यह है कि ड्रोन की आवाज से दूसरे ड्रोन को डिटेक्ट कर लेगा। इसमें एक PTZ हाई डेफिनेशन कैमरा लगाया गया है, जिससे ये 1 किलोमीटर तक ड्रोन को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। एक ड्रोन जो है वो उड़ रहा है और किस तरीके से इसी तरह के ड्रोन जो है हमने देखे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भी एनिमी ड्रोन जो है वो भारत की तरफ आए थे और उस दौरान अलग अलग टेक्निक्स अपनाकर भारत ने उन्हें जो है निषेध किया। जैसे ही यहाँ पर ये ड्रोन दिखता है, ये ऑडियो डिवाइस जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये एक नॉर्मल ऑडियो डिवाइस है जिसे एक सॉफ्टवेयर के तहत तैयार किया गया है। और जैसे ही ड्रोन की आवाज़ ये डिवाइस सुनता है तो यहाँ पर एक सिग्नल आ जाता है और यहाँ पर ये अलार्म बजना जो है वो शुरू हो जाता है। ये देश का पहला ऑडियो और वीडियो बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इस तरह तैयार किया गया है कि ड्रोन की ध्वनि सुनने पर इसमें सायरन बजना शुरू हो जाता है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम दिन और रात दोनों में कारगर है। ये 5 से 6 लाख के बीच में आ जाएगा, जो दोनों को मतलब कैटेगरी को ये इन्वॉल्व करेगा। ये तो प्योरली जो इंडिजीनियस है और AI पावर्ड है, और जो पुराने सिस्टम है उनमें AI नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत यूजफुल होगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो हमने ऑब्जर्व किया कि एक ही टाइम में 400 से ज़्यादा ड्रोन की हमने देखी थी, और वो डिटेक्शन सिस्टम को डिटेक्ट करना एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सिस्टम के लिए। तो मुझे लगता है कि ऑडियो के आने से और वीडियो के आने से ये बहुत बड़ा हेल्प होगा या कारगर होगा इंडियन आर्मी या और भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ब्रह्मोस की मार से छत विक्षत हो गया था, वो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का सामना कहां से करेगा? और अगर मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे कारगर हथियार ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, तो अब भारत के पास है ऐसी देसी एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका जवाब पाकिस्तान क्या, चीन के पास भी नहीं है। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका भले ही सुपर पावर हो, लेकिन उसे पानी से डर लगता होगा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के 2 प्रांतों में वाटर विस्फोट हुआ।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में भीषण बारिश से बाढ़ आई। एक हफ्ते की बारिश एक ही दिन में वहां। न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रो स्टेशन के अंदर का हाल देखिए। बारिश और बाढ़ के कारण मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी का फव्वारा फूट पड़ा है। जमीन से 4 फीट ऊपर तक पानी निकल रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है जैसे लग रहा है कि कुछ देर में ये मेट्रो स्टेशन पानी से भर जाएगा। इसी फव्वारे का अब अलग एंगल से ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मेट्रो स्टेशन के अंदर से यात्रियों ने बनाया है। मेट्रो ट्रेन के अंदर से बाढ़ का नजारा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। बारिश तो भारत में भी होती है, लेकिन मेट्रो स्टेशन के अंदर बाढ़ कभी नहीं आई। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। अमेरिका के विकास की पहचान है न्यूयॉर्क शहर, लेकिन कुदरत के आगे न्यूयॉर्क का डेवलपमेंट मॉडल फेल हो गया। न्यूयॉर्क शहर की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में भी वाटर विस्फोट की तस्वीरें देखी। किसी ज्वालामुखी से जैसे लावा निकलता है, वैसे ही पानी निकल रहा है। आसपास दिख रही सभी गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। पानी के आगे इन कारों की एक भी नहीं चल रही। न्यू जर्सी की बाढ़ इंसानों से ज्यादा कारों के लिए संकट लेकर आई। देखिए कारें कैसे जहां तहां बिखरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है पानी इन कारों को रौंद कर आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी का एक और खतरनाक वीडियो देखिए। पानी तेज रफ्तार में बह रहा है। कभी इस जगह पर सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ नदी आ गई है। लग्जरी गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक कार पानी में बहने लगी है। पानी के तेज बहाव के चलते कार ने कंट्रोल खो दिया। कार के शीशे का वाइपर चल रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार के अंदर कोई मौजूद है। बहते